गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इसका रिवीजन शुरू करते हैं और ये फर्स्ट पार्ट है रिवीजन का। इसमें मैं आपको कुछ लिखवाने नहीं जा रहा, सिर्फ इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। और शुरू करते हैं इस चैप्टर को कि ये कहाँ से शुरू है। ये चैप्टर शुरू होता है फिजिकल क्वांटिटीज से। फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो यहाँ एक बात समझो कि फिजिकल क्वांटिटीज किनको कहते हैं या फिजिकल क्वांटिटी किनको कहते हैं। कोई भी चीज़ जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर किया जा सकता है वो सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी है। एनीथिंग विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट मेजरमेंट वो है जिसको मेजर करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है, और इनडायरेक्ट मेजरमेंट वो है जिसको मेजर करने के लिए आपको किसी और चीज़ के ऊपर या किसी दूसरे क्वांटिटी के मेजरमेंट पर आपको डिपेंड होना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक कोई एरिया है या कोई एक फील्ड है। इस फील्ड की आप समझें कि ये मान लीजिए लेंथ हो गई, ये हो गई ब्रेथ। अगर आपको लेंथ मेजर करनी है आराम से कर लो, इसको मेजर करने के लिए किसी पर डिपेंड थोड़ी होना है। ब्रेथ मेजर करना है आराम से कर लीजिए, इसको मेजर करने के लिए किसी को मेजरमेंट अलग से कोई और चीज़ मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, तो एरिया मेजर करने के लिए फिर आपको दो चीज़ों पर डिपेंड होना है। या तो आपके पास लेंथ हो या ब्रेथ हो, दोनों हो, या अगर ये स्क्वायर शेप का हो तो कोई एक ही साइड हो। तो ये समझो कि एरिया को मेजर करने के लिए इनके साइड्स की मेजरमेंट कंपलसरी है, बिना उनके एरिया नहीं मेजर कर सकते। लेकिन साइड को मेजर करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसे देखो, मास अगर आपको मेजर करना है कि कोई चीज़ कितना वजन है इसमें, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं जिनको मेजर करने के लिए किसी दूसरे चीज़ के मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, इट्स मेजरमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मेजरमेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसको कहते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज आपको दो तरह की मिलती हैं। एक तो फंडामेंटल का मतलब जिनको डायरेक्ट मेजर करते हैं, ये डायरेक्ट मेजर होती हैं और इनका मेजरमेंट किसी पर डिपेंड नहीं होता है। और दूसरी जो इनडायरेक्ट मेजर होती हैं या जिनका मेजरमेंट किसी अदर क्वांटिटी के मेजरमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे एक मान लो कि डब्बा है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है। उस डब्बे का हमने आपसे पूछ लिया वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम तो आपको ऐसे मिलेगा नहीं। जब तक लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों नहीं पता है तब तक आप नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब कि वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, बट लेंथ it does not depends on the measurement of any other factor। तो फंडामेंटल। दूसरी क्वांटिटी है डेराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड क्या है? वह है जिसका मेजरमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब कि इसका मेजरमेंट कुछ और चीज़ों के मेजरमेंट पर डिपेंड करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और जिनका मेजरमेंट किसी और पर डिपेंड नहीं है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये दो तरीके की आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई जो कि आपको पढ़नी है। अब देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, गिने चुने फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हैं, इनको आप लोग देख लें कौन कौन से हैं। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनका मेजरमेंट किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट पर डिपेंड नहीं करता है, तो इनको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, तो उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में इनके अलावा बाकी सब कुछ डेराइव्ड में आ जाता है, क्योंकि बाकी सब का मेजरमेंट इनके किसी और के मेजरमेंट पर डिपेंड करता। और ये जितने भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ये सभी के सभी फिजिकल क्वांटिटी इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिल करके बने होते हैं। अब अगली बात करते हैं इनके मेजरमेंट प्रोसेस की, कि किसी भी चीज़ को हम कैसे मेजर करते हैं। देखो, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स का मतलब है किसी चीज़ के बिल्कुल डिटेल में जाना कि कोई चीज़ कैसे हो रही है। हम लोग उसी चीज़ को देखते हैं, लेकिन
सोचते नहीं कि ये क्यों कैसे हो रहा है। तो अब हम यहाँ सोच रहे हैं मेजरमेंट प्रोसेस। आपने बहुत सी चीज़ें मेजर की होंगी, जैसे आप मास मेजर किए हैं, आप लेंथ ब्रेथ ये सब चीज़ें मेजर किए हैं, आप टाइम मेजर किए हैं, ये सभी चीज़ें आपने मेजर की हैं। लेकिन इनके मेजरमेंट को जरा आप ध्यान से देखें तो आपको क्या मिलता है। आपको मिलता ये है कि मेजरमेंट में हम करते क्या है, कंपेयर करते हैं। किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करें। जैसे समझो कि आप 1 किलो आलू खरीदने गए, तो उसने क्या किया, 1 किलो का एक वजन एक तरफ रखा, दूसरी तरफ आलू रख दिया, और जब दोनों बराबर हो गए तो उसने कहा कि ये ले जाओ। तो उसने 1 किलो मेजर करने के लिए क्या किया, पहले से एक नोन क्वांटिटी थी, ज्ञात मात्रा थी, 1 किलो का बाट था, उसी के साथ उसने उसकी तुलना कर दी, कंपेयर कर दिया। तो मेजरमेंट मीन्स कंपेरिजन। मेजरमेंट का सीधा मतलब होता है कंपेयर करना। किसके साथ कंपेयर करना, किसी नोन क्वांटिटी के साथ। जिस नोन क्वांटिटी से हम लोग कंपेयर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं यूनिट। कंपेरिजन विथ सर्टेन नोन क्वांटिटी, कंपेरिजन विथ यूनिट हम सीधा कह रहे हैं। यूनिट क्या है, सर्टेन नोन वैल्यू। अब ये सबके लिए अलग, जैसे लेंथ के लिए क्या होता है यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, तो बहुत सारे यूनिट्स बने हुए हैं लेंथ। मास के लिए किलोग्राम, मिलीग्राम, अब अलग अलग आप बहुत सारे क्विंटल, मीट्रिक टन, ऐसे हर एक के अपने सुविधानुसार डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स बने हुए हैं। तो मेजरमेंट प्रोसेस में क्या हुआ, कंपैरिजन विथ सर्टेन प्रीडिफाइंड यूनिट एंड दिस प्रीडिफाइंड यूनिट इज कॉल्ड यूनिट एंड दिस प्रीडिफाइंड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो अब बात करते हैं जो वैल्यू मिलती है, जो क्वांटिटी आती है, वो क्वांटिटी क्या आती है। मान लो क्वांटिटी आई क्यू, हमने कोई चीज़ मेजर किया और उसकी मात्रा मिली क्यू। अब ये क्यू मात्रा कैसे हम लोग लिखते हैं, हम लोग उसके आगे 2 चीज़ें लिखते हैं। उन 2 चीज़ों की बात समझो। एक चीज़ तो लिखते हैं कितना, 5। 5 क्या, अगर सीधा लिख दिया जाए कोई चीज़ 5, तो 5 का मतलब क्या, ये कुछ होगा, ग्राम, किलोग्राम, सेकेंड, मिनट। तो अगर हमने कह दिया 5 kg, तो इसका मतलब कि अब ये पूरी चीज़ हो गई। इसका मतलब कि ये मास है और इसकी वैल्यू 5 किलोग्राम है। अब यहाँ एक बात समझो, 2 चीज़ें हमने लिखी। एक क्या चीज़ हुआ, न्यूमेरिक वैल्यू, ये तो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, और दूसरी चीज़ क्या हो गई, यूनिट। तो इसका मतलब कि जब भी हम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 क्वांटिटीज, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फैक्टर्स, दैट इज फर्स्ट इज न्यूमेरिक वैल्यू एंड सेकेंड इज यूनिट। और अगर हम किसी एक ही चीज़ को अब 5 किलोग्राम को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको 5000 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदला जा सकता है। क्वांटिटी वही रही, लेकिन हम उसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जैसे बदले, हमने यहाँ किया क्या, केजी को बदल दिया ग्राम में, किलोग्राम को बदला ग्राम में। जैसे किलोग्राम ग्राम में गया वैसे ही न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो गई। तो इसका मतलब Q कैन आल्सो बी रिटन एज N1 U1 इक्वल टू N2 U2 इक्वल टू N3 U3 डैट डैट डैश बनाते चले जाएंगे। तो इसका मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है N इंटू यू, ये आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। N इंटू यू की जो वैल्यू आती है यह एक कांस्टेंट होता है, और यह वही है N1 U1 N2 U2 इनके बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं इस फार्मूले से। अब देखिए यूनिट जो हम लोग लेते हैं, यूनिट की बात की जाए कि अब यहीं पर यूनिट भी आप लोग समझ रहे हैं कि यही मैंने बताया कि जो प्री डिफाइंड नोन क्वांटिटी के साथ जो हम कंपेयर कर रहे हैं उसी को यूनिट कहते हैं। तो यूनिट फंडामेंटल के लिए जो यूज करेंगे वो फंडामेंटल यूनिट, और डेराइव के लिए जो यूज करेंगे वो डेराइव यूनिट्स हो जाएंगे। तो जैसे यूनिट आपको मिला, तो यूनिट आल्सो कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, फंडामेंटल एंड डेराइव। अब फंडामेंटल का अगर सबका मालूम है तो इसी से तो सारे डेराइव बने हुए हैं। डेराइव में कोई भी चीज़ अलग से नहीं आती है, सभी इन्हीं फंडामेंटल से बने हैं। तो अगर फंडामेंटल को आपने डिफाइन कर दिया तो वही डेराइव के लिए बन गया। अब देखो यूनिट बनाते समय 2-3 बातों का ध्यान रखा जाता है, इन सब चीज़ों को ध्यान से समझो। पहली बात कि जो भी यूनिट बनाना है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए, और वो समय के साथ बदले न, चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ। दूसरी बात यह है कि इसको इजीली रिप्रोड्यूस किया जा सके।
कि इजीली हम इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना। साथ में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए कि हर जगह चल रहा हो। अब ऐसा ना हो कि आप इंडिया में बनाए और कहीं और नहीं चल रहा, अमेरिका में बना, हमारे यहाँ तो हम जानते हैं ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए और इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो ये होता है एक यूनिट बनाते समय किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद कुछ डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में और कुछ फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में मैं आपको बताऊँ। उसके पहले हम लोग एक चीज़ और समझें, व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक बात समझो कि सिस्टम का मतलब होता है कि एक पूरा कलेक्शन, मतलब अगर हम एक सेट ले लें, एक कलेक्शन ले लें जिससे सभी के सभी फंडामेंटल और सभी के सभी डेराइव्ड यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके, तो उस पूरे कलेक्शन को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट हैं, यह पहले तो बहुत अलग अलग देशों में बहुत अलग अलग तरीके के थे। जैसे चाइना में कोई और नाप तौल की पद्धति बनी, ब्रिटेन में कुछ और बना, इंडिया में कुछ और बना, और इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग बना। तो इस तरह के डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स काम करते थे। बाद में इन सभी डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंस की मीटिंग में सबको ला करके मर्ज किया गया किसी एक पर। तो कुछ एक पर मर्ज किया गया, उस एक को हम लोगों ने कहा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसको नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसको एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई लिख करके इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी एसआई यूनिट ही हम पहले बनाते हैं। एसआई यूनिट का मतलब कि इट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यहाँ पर देखो, बात करते हैं कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई तो हो गया, लेकिन इस एसआई के साथ साथ भी कुछ और चल रहे हैं, और जो चल रहे हैं उनके बारे में भी आप समझ लें। जैसे देखो, एसआई तो हमारा हो गया, ये हमने मेन ले लिया एसआई यूनिट। दूसरा एक और चलता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में इसको हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ये जनरली जो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी ले करके कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है। तो इस तरह से जो यूनिट बनती है उसमें और भी डिफरेंट उसके सबके सीजीएस यूनिट बनते हैं, सभी फंडामेंटल के, मैं सब नहीं बता रहा। उसके बाद एक और चलता है एमकेएस सिस्टम। इसी एमकेएस को ही लगभग एसआई में बदला गया है। बहुत सारी चीज़ें एमकेएस की ही एसआई में आई हैं। ये मीटर, किलोग्राम और सेकंड वाला सिस्टम है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तीसरी चीज़ एक और सिस्टम चलता है या पीएस। यह पीएस सिस्टम स्पेशली ब्रिटेन का सिस्टम है, और क्योंकि जब ब्रिटेन का आपको मालूम है कि लगभग उसने वर्ल्ड के ज़्यादातर हिस्सों पर उसका शासन रहा है ब्रिटेन का, तो उनकी छाप हर जगह रही है। तो यहाँ पर जो लेंथ मेजर करते हैं फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। अभी भी जब आप केक वगैरह खरीदने जाते हैं तो जनरली लोग बताते हैं इतने पाउंड का, और क्यों पाउंड कहते हैं, किलोग्राम क्यों नहीं बताते, भगवान जाने। लेकिन ये है कि ये भी एक सिस्टम है। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट बने। तो हमको एसआई सिस्टम पढ़ना है कि एसआई सिस्टम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए क्या होता है, किसका कितना वैल्यू होती है। अब देखो, फंडामेंटल के लिए हमने लिख दिया है, लेंथ को एसआई सिस्टम में मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। और ये इनके सिंबल, मीटर को यम से, स्मॉल यम, किलोग्राम केजी, ऐसे ये सबके सिंबल हो गए। और इनके सिंबल को लिखने का भी एक तरीका है, उन तरीकों पर मैं चर्चा कर लेता हूँ, आपसे बता देता हूँ कि इनको हम लोग कैसे लिखते हैं। सबसे पहली बात कि जो भी सिंबल बनेंगे वो सभी के सभी सिंबल स्मॉल लेटर में ही बनेंगे। जैसे मीटर को स्मॉल यम से लिखना है, आप कैपिटल यम से कभी नहीं लिखेंगे। किलोग्राम लिखना है तो स्मॉल केजी से आपको लिखना है। सेकंड आपको लिखना है स्मॉल यस ही आपको लिखनी है। तो ये समझो कि जब भी हम किसी भी सिंबल को लिखेंगे, जो भी यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट के जो सिंबल्स लिखे जाते हैं उन सबको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। दूसरी बात, कैपिटल लेटर हम तब यूज करते हैं जबकि सिंबल के लिए कैपिटल लेटर हम तब यूज करते हैं जबकि वह यूनिट किसी भी साइंटिस्ट के नाम से जुड़ा हुआ हो। जैसे लॉर्ड केल्विन ने टेम्परेचर का अपना एक यूनिट बनाया था, उनके नाम पर ही केल्विन यूनिट पड़ गया, जिसको एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर भी बुलाया जाता। तो केल्विन के नाम पर है
तो हम लोगों ने इसको लिखा है कैपिटल के। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट थे, इसलिए इसका सिंबल हमने बनाया कैपिटल ए, और बाकी सब में कहीं भी आपको कैपिटल लेटर यूज नहीं मिलेगा। एक तीसरा रूल देखो कि ये भले ही इन्होंने साइंटिस्ट ने बनाया हो, तो इसका सिंबल जब हम लिखेंगे कैपिटल ए तब तो हम कैपिटल ए लिखेंगे, लेकिन अगर पूरा का पूरा हमको यूनिट लिखना है ऐसा यूनिट एम्पियर, तो ये स्मॉल लेटर से ही शुरू किया जाएगा और स्मॉल लेटर से ही लिखा जाएगा। दूसरी बात, सिंबल लिखने के बाद कभी भी डॉट नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे कि मीटर लगा करके ये यम डॉट लिख दिया कि इसका मतलब मीटर, ना, ये यम लिखा मतलब मीटर। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको ये समझना चाहिए कि इनको हमें कैसे लिखना है, तो ये सभी रूल्स आपके ध्यान में होने चाहिए। तो फिर से मैं एक बार बता दूँ, सबको स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करना है। कैपिटल लेटर से सिंबल हम तब बनाएंगे जब किसी साइंटिस्ट के नाम से लिया गया हो, और भले ही साइंटिस्ट का नाम हो, लेकिन अगर पूरा नाम लिख रहे हैं तो हम स्मॉल लेटर से ही उसको यूनिट को पूरा लिखेंगे। जैसे यहाँ भी ये स्मॉल केल्विन ही है, और यहाँ कैपिटल के, यहाँ कैपिटल ए, सिर्फ यही केल्विन और एम्पियर में ही आ रहा है, क्योंकि यही दोनों साइंटिस्ट के नाम पर हैं एसआई यूनिट में। बाकी कोई भी एसआई यूनिट जनरली हमको ऐसा नहीं मिलता, फंडामेंटल एसआई यूनिट नहीं मिलते। आगे तो एसआई यूनिट बहुत सारे, जैसे न्यूटन के लिए हम लोग लिखते हैं न्यूटन। और एक लास्ट बात इनसे रिलेटेड कि ये कभी प्लूरल नहीं होते हैं, कभी भी हम इनको प्लूरल में नहीं लिखेंगे, और जब भी लिखेंगे हम इनको सिंगुलर में ही लिखते हैं। इनका मीटर्स नहीं लिखेंगे, किलोग्राम्स नहीं लिखेंगे, किलोग्राम सेकेंड, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब किसी भी सिंबल को जब बनाएंगे, एसआई यूनिट का अगर सिंबल बना, जैसे न्यूटन का सिंबल ये ना आपने बनाया कैपिटल एन, लेकिन न्यूटन अगर पूरा लिखना है तो स्मॉल से ही लिखेंगे, ये आप ध्यान रखें। न्यूटन नाम है, उन्हीं के नाम पर इसका फोर्स का यूनिट बना हुआ है, लेकिन जब भी हम न्यूटन को लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे। अगर कहीं हमको ज़रूरत पड़ गई इसका सिंबल लिखने की, या जनरली सिंबल ही लिखते हैं, तब हम सिंबल में कैपिटल एन लिखेंगे। यह हो गया आपके एसआई यूनिट और एसआई यूनिट को लिखने का तरीका। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देखो जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं या किसी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड को हम लोग मेजर करते हैं, तो कभी कभी आर्डर की बात की जाती है, तो कभी कभी क्या जनरली बात की जाती है कि कितनी वैल्यू आ रही है, कितना आ रहा है, किस आर्डर में। जैसे आप एक चीज़ देखें कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पढ़ा है आप लोग, इसका क्या आर्डर हो गया? इसका आर्डर हो गया 10⁸, मतलब कि इसमें अब 3 बहुत बड़ी बात नहीं रह गई, मेन बात हो गई 10⁸। 3 तो है, ऐसा नहीं, इसको हम हटा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आर्डर, जैसे अभी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, अरे कितना पड़ेगा लगभग, तो लगभग वो बताते हैं, तो क्या, अरे 100 रुपये के ऊपर जाएगा, 10 लाख के ऊपर जाएगा, तो क्या हमने एक आर्डर लिया, एक अंदाज़ा लिया, तो ये इसी को हम लोग आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। लेकिन इसका भी एक तरीका है कि आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाए। पहले एक बात समझ लीजिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी चीज़ की जो वैल्यू आती है, कोई भी चीज़ जब हम, जो कोई क्वांटिटी जब हम लिखते हैं, तो क्वांटिटी में हम क्या लिखते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट, यही 2 चीज़ें लिखी जाती हैं, इन दोनों को मिला करके कहा जाता है मैग्नीट्यूड। जैसे लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, तो 10 मीटर इज मैग्नीट्यूड। मान लो कोई नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर है, उस कोई भी मैग्नीट्यूड, मान लिया n है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? n × 10⁻x के फॉर्म में लिखा जाए, तो यहाँ x को कहा जाएगा मैग्नीट्यूड, आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। x इज इक्वल टू आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यही है आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। लेकिन यहाँ पर एक बात है, वेयर n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू पहली बात तो 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरी बात कि 5 से कम होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें, 5 से कम या 5 के इक्वल हो और 0.5 से ज़्यादा हो। अब जैसे हम आपको कुछ के बताते हैं, जैसे 8 है, सिंपली 8 लिखा गया। अगर इसका आर्डर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसको देखें, ये 5 से ज़्यादा है, हमको 5 या 5 से कम ही रखना है, तो हम इसको 0.8 कर दें, तो 0.5 से तो ज़्यादा हो ही गया। इनटू क्या लिख सकते हैं? 10⁻1 इंटू 10⁻1। देखो इसको कम किया है तो 10⁻8 बढ़ गया। यहाँ पर 8.0 था, इस डेसिमल को लेफ्ट में लेते जाओगे तो जितना लेफ्ट में लेते जाएंगे उतना 10 पर यहाँ पावर पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा।
अगर इसको इधर की ओर बढ़ाते जाएं तो नेगेटिव में पावर बढ़ेगा। तो इसका आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इसका आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 1। इसी तरह से मान लो 49 दिया गया, 49 है तो अब 49 तो ज़्यादा हो गया 5 से, तो हम इसको लिखेंगे 4.9 इंटू 10 पावर 1। इसका भी आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको 52 दिया गया है, 52 दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे, अगर 5.2 लिखें तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 0.52 इंटू 10 पावर, देखो पहले डेसिमल यहाँ था, 2 प्लेसेज लेफ्ट ले गए, तो 10 पावर 2 आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 2। इस तरह से हम आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनाते चले जाएंगे। तो मान लो यही 555 दिया गया है, 555 है, 555 में हमको क्या करना होगा, अब अगर यहाँ लगाते हैं 5.55 तो फिर ये 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 0.555 इंटू 10 पावर 3, तो इसका आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 हो गया। इसी तरह से जैसे देखो 1001 दिया गया है, अब इसका आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ 1.001 लिखेंगे, तो डेसिमल पहले यहाँ था, 1 2 3 प्लेस इधर ले गए, इंटू 10 पावर 3, आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 हो गया। ऐसे ही मान लो एक और देखते हैं, 0.135 मान लीजिए दिया गया, तो 0.135 ये तो 0.5 से भी कम हो गया, तो हमको क्या करना है 0.5 से ज़्यादा बढ़ाना है, तो 1.35 लिखेंगे इंटू 10 पावर, देखो ये कम था, कम वाले को ये 1 पॉइंट किया गया, तो 10 पावर क्या हो जाएगा -1, आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया -1। तो ये आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस तरह से नेगेटिव में भी आते हैं। ऐसे दिया हो 0.005, कैसे करोगे इसको, हमें 5 इसको करना है, तो 3 प्लेसेज आगे ले गए, 0.00 इंटू 10 पावर -3, तो इसका आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया -3। इस तरीके से आप आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। एक थोड़ा सा ऐसा देखते हैं जो इन रूल्स पे देखो 0.98 दिया गया है, तो अगर 9.8 करें तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इतना ही रहने देंगे, तो इंटू 10 पावर क्या लिख सकते हैं 0, 10 पावर 0 लिखकर, तो इसका आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया 0। इस तरह से 0.9 0.8 ऐसे करके हो तो हम लोग उसका आर्डर 0 ही रखेंगे। तो ये आपके आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गए। अगली बात करते हैं पैरालैक्स। ये भी एक चीज़ है, देखो ये क्या होती है, मैं अगर यहाँ ऊपर से इसको देखूँ, इस पेन को देखूँ ऊपर से, और हमारी दोनों आंखें खुली हुई हैं, तो ये हमको दिख रहा है यहाँ पर। अब आप एक आंख बंद करके देखें तो ये आपको किसी और जगह पर दिखेगा, और दूसरी आंख बंद करके देखें तो इसकी पोजीशन, इसके जो नीचे वाला सरफेस है, इसके रिलेटिव कहीं और हो जाएगा। तो जब आप अपनी आंखें एक से दूसरी पर जाते हैं तो ये कभी आपको इसके सामने दिखेगा तो कभी यहाँ दिखेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो यही जो अपीयर, जबकि ये पोजीशन वास्तव में नहीं चेंज हो रही है, सिर्फ आँखों के बदलने से दिख रहा है। अब भाई इसका फिजिक्स में क्या लेना देना, जबकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो चूंकि फिजिक्स में हम बड़े माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस करते हैं, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लेवल पर कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपको क्या लगता है कि दोनों आंखों से आप देख पाएंगे, वहाँ बड़ी मुश्किल से, तो एक ही आंख से देख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जब आप एक आंख से देखते हैं तो उसमें वो एरर आने की पॉसिबिलिटी होती है कि हमने पहले एक आंख से देखा तो क्या हुआ, दूसरी आंख से देखा तो क्या हुआ। तो इस तरह से अपीयरेंस शिफ्ट हमको मिलता है। तो इसलिए यह एक एरर भी प्रोड्यूस करता है, तो उस एरर को भी हमको रेक्टिफाई करना होता है कि पहले एरर सही करें, फिर तो वो पैरालैक्स से रिलेटेड एरर होता है। तो पैरालैक्स क्या है, पैरालैक्स इज द अपीयरेंस शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट आवर आई साइड वाइज, जब हम अपनी आंखों को साइड वाइज चेंज करते हैं। अब देखो इस पैरालैक्स का एक यूज भी है, बड़ा अच्छा सा यूज है कि उससे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत जो दूर की ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लगभग हम लोग अप्रॉक्सीमेट हाइट उसकी पता कर सकते हैं, उसकी डिस्टेंस पर पता कर सकते हैं। कैसे जरा देखो, मान लो ये स्टार यहाँ पर है, आप अर्थ पर हैं यहाँ पर, तो अर्थ से क्या स्टार को मेजर करने के लिए आप कोई डिवाइस लेकर के जाएंगे, कितना लंबा फीता है आपके पास कि नाप लेंगे, कि यहाँ से उस स्टार तक आप चले जाएंगे किसी प्लेन से, और उसमें कोई ऐसा मेथड आपके पास नहीं है। इसको हम लोग उसी अप्रॉक्सीमेट मेथड के थ्रू ही मेजर करते हैं, जिसमें हमको लगभग मिल जाती है वैल्यू।
और जो लगभग वैल्यू मिलती है वो एक्यूरेट के आसपास ही होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत हम लगभग में जा रहे हैं तो बिल्कुल इधर उधर, नहीं, उसी के आसपास जाते हैं, आर्डर लगभग वही हमको मिलता है। तो अब बात करते हैं कैसे। मान लो हम अर्थ पर हैं, अर्थ पर 2 पॉइंट हमने ले लिया, हमने अर्थ पर 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए कि एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और ये बीच में। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स पर मान लो बिल्कुल सीधी लाइन पर हम मेजर करते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन पर। अब पहले यहाँ से इसको देखा और कोई न कोई एंगल बनेगा यहाँ से, तो इस एंगल को मेजर कर लिया, यह एंगल आपने मेजर कर लिया। और आप अगर यहाँ से इस एंगल को मेजर कर लेंगे 90 माइनस डिडक्ट करके, ये एंगल आपको मिल गया। अब इस एंगल को मान लो ये θ1 है, फिर यहाँ से इसको मेजर करो और जब यहाँ से इस एंगल को मेजर करेंगे तो मान लो कि ये एंगल आपका θ2 हो गया। तो अगर हम यहाँ पर चले जाएं तो ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ये हो जाएगा θ1 और ये हो जाएगा θ2। तो यहाँ पर टोटल एंगल मिल गया आपका θ1 प्लस θ2। अब देखो यह डिस्टेंस टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो कि यस है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। यहाँ पर एंगल क्या दिख रहा है, एंगल आपको दिख रहा है θ1 प्लस θ2, ये आपका एंगल हो गया। आर्क क्या दिख रहा है, आर्क दिख रहा है यस। ये डिस्टेंस तो हमको मालूम है ना कि ये 1 किलोमीटर पर हम गए कि 10 किलोमीटर पर गए, ये जितना ही ज़्यादा आप जाएंगे उतना ही एक्यूरेट आपको मिलेगा ये वैल्यू। तो ये यस मिल गया, डिवाइडेड बाई यह जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डी। तो डी की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी यस बाई θ1 प्लस θ2। तो यह एक मेथड हो गया, पैरेलैक्स मेथड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार्स। इससे हम लोग ये डिस्टेंस पता कर सकते हैं इजीली, ये पता भी हो जाता है। ये जो प्लैनेट्स और नियर बाई स्टार, इनकी जो डिस्टेंस यहाँ से अर्थ से मेजर करके बताई जाती है, वो सभी इन्हीं मेथड से मेजर किया जाता है। अब देखो एक चीज़ और देखो, मान लो कि हमने मून का डिस्टेंस पता कर लिया कि अर्थ से मून की डिस्टेंस क्या है, यही मेथड यूज करके। अब कोई पूछे कि मून की डायमीटर बताओ, तो मून का डायमीटर भी आप बता सकते हैं। देखो ये मून हो गया, आप एक ही जगह पर खड़े हो जाओ, तो पहले इसको पॉइंट करो और देखो इस एंड को पॉइंट करो, कुछ एंगल बन रहा होगा, फिर इस एंड को पॉइंट करो, ये एंगल आप पता कर सकते हैं। डिवाइसेस बहुत सारी हैं इन एंगल्स को पता करने का। ये एंगल हो गया थीटा। अब यह कुछ डिस्टेंस होगा, ये डायमीटर हो गई आपकी डी, और यहाँ से आपने ये डिस्टेंस तो पता कर ही ली है पहले से, या इसको यस मान लो, ये आप डिस्टेंस पहले पता कर लिए हैं पैरेलैक्स मेथड से ही। तो देखो अब यही पैरेलैक्स मेथड को यूज करके ये पूरा एंगल थीटा हो गया, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस वाला फार्मूला हम फिर से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इस फार्मूले से आप फिर पा जाएंगे एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क यस बाई थीटा। अब देखो यहाँ से आपको पता करना है कि व्हाट इज द डायमीटर, डायमीटर कैन बी सॉरी ये रेडियस की वैल्यू डी है। अब यहाँ से आपको ये यस की वैल्यू मिल जाएगी डी इंटू थीटा। यहाँ से ये फार्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ऐसे पैरेलैक्स मेथड से हम लोग एक तो इससे एरर को हम जो होता है एरर को एस्टिमेट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग बहुत लार्ज डिस्टेंस को भी इससे मेजर कर लेते हैं।